जनरल नदीम रजा कहते हैं कि मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन की सलामती की ज़ामिन है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। एटमी प्रोग्राम को तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। जनरल नदीम रजा की जानिब से कहा गया कि नेशनल कमांड अथॉरिटी सियासी और अस्करी क़यादत के साथ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ खड़ी है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान बताइएगा। जनरल नदीम रजा की जानिब से कहा गया है कि मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन की सलामती की ज़ामिन है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। एटमी प्रोग्राम को तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कौमी सलामती नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। नेशनल कमांड अथॉरिटी सियासी और अस्करी क़यादत के साथ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ खड़ी है। जनरल नदीम रजा ने कहा कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं मोहम्मद इमरान डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से। मोहम्मद इमरान बताइएगा। जी, उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ पीछा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। उन्होंने ये कहा कि कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। मुल्क की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है जो काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। हमारी कौमी जनरल नदीम रजा ने यह भी कहा कि हमारी कौमी सिक्योरिटी सेफ्टी मैकेनिज्म हर किस्म के खतरे के खिलाफ तमाम ज़ाब्तों के मुताबिक है। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज किया जाए और न्यूक्लियर ममालिक में जायज़ तरीके के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरे की मिजाज है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाक फौज की भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान की मजम्मत। ये इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफदेह है। ISPR की जानिब से ये कहा गया कि ये बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करते हैं। जी हाँ, ISPR की जानिब से ये कहा गया है पाक फौज ने भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान की मजम्मत की है और कहा है कि ये इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफदेह है। ये बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करते हैं। ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया और शदीद मजम्मत की गई। पाक फौज की जानिब से भारतीय रहनुमाओं ने गुस्ताखाना बयान दिया जिसकी हर फोरम पर मजम्मत की जा रही है। पाक फौज ने भी इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि ये इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफदेह है। ये बयानात मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करते हैं। ISPR की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। पाक फौज की भारतीय रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान की मजम्मत ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया कि ये इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफदेह है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात के मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ऐसे बयानात नाकाबिल कबूल हैं। BJP के रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। पाकिस्तान को भारत में मुसलमानों के खिलाफ फ़िरका वाराना तशद्दुद और नफ़रत में ख़तरनाक हद तक इजाफे पर गहरी तशवीश है। भारत में बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात और उनकी सदियों पुरानी इबादत गाहों से महरूम करने की कोशिशें हिंदुस्तानी मुआशरे में इस्लामोफोबिया के वाज़े नताइज के सिवा कुछ नहीं है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर बिलावल भुट्टो खामोश क्यों हैं? पाकिस्तान का दफ्तर खारिजा क्यों खामोश है? भारत को बताना चाहिए कि इन बयानात से पूरी उम्मत मुसलमा के दिल आज़ारी हुई है। मैं तवक्को करता हूँ और अभी तक मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर खारजा और पाकिस्तान की खारजा अमूर की वज़ीर मुमलिकत इस कौमी और दिल आज़ारी पर मसलतन खामोश क्यों हैं? जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب ان کی شان میں یہ گستاخی ہوتی ہے تو ہمارا دفتر خارجہ اس پر خاموش کیوں ہے؟ اس کا رد عمل آنا چاہیے. اور دفتر خارجہ کو ہمارا چیف ڈپلومیٹ کون ہے؟ وزیر خارجہ ہے. آج بلاول خاموش کیوں ہے؟ بلاول کو بولنا چاہیے اور پوری قوم توقع کرتی ہے کہ بلاول کو ہندوستان کو کہنا چاہیے کہ اس نے دل آزاری کی ہے. وفاقی وزیر شہری رحمان نے بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی دنیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بیانات کا نوٹس لیں. اپنے بیان میں شہری رحمان کا مزید کہنا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں نے مسلمانوں کی دل آزاری کی. بھارتی انتہا پسندی دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے. بی جے پی رہنماؤں کی صرف رکنیت معطل کرنا کافی نہیں، مودی سرکار کو دنیا کے تمام مسلمانوں سے باضابطہ معافی مانگنی چاہیے. چودھری برادران نے بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے توہین آمیز بیانات کا OIC اور اقوام متحدہ نوٹس لیں. چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے مشترکہ بیان میں کہا کہ بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات سے عرب دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. خاص کر متحدہ عرب امارات اور UAE کو چاہیے کہ فوری طور پر انڈین مصنوعات کا نہ صرف بائیکاٹ کرے بلکہ ان کی لیبر کو واپس بھیج دیں. مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں نے کہا کہ ہندو انتہا پسندی کی وجہ سے بھارت میں مسلمان، سکھ، عیسائی سمیت تمام اقلیتی ہندوتوا کا شکار ہیں. توہین رسالت کے مرتکب کو جب تک سزا نہیں دی جاتی تب تک مسلمان اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. بی جے پی ترجمان کی گستاخی پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کروائی گئی ہے. قرارداد پیپلز پارٹی کی رکن نگہت اورکزئی نے جمع کرائی. وفاقی حکومت بھارتی سفیر کو طلب کرے. نگہت اورکزئی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے. بھارتی سفیر کو طلب کر کے وضاحت طلب کی جائے. بی جے پی ترجمان کی گستاخی پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ یہ قرارداد پیپلز پارٹی کی رکن نے جمع کرائی ہے. نگہت اورکزئی کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت بھارتی سفیر کو طلب کرے اور بھارتی سفیر کو طلب کر کے ان سے وضاحت دی جائے. نگہت اورکزئی جو کہ پیپلز پارٹی کی رکن ہے، ان کی جانب سے یہ قرارداد جمع کرائی گئی ہے. آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں. سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انتخابات کی فہرست 4 اکتوبر 2020 کو ہی شائع کر دی گئی تھی. اب پیریوڈیکل ریویژن یعنی میعادی نظر ثانی 2021-22 کی طرف آتے ہیں. انتخابی فہرستوں میں ووٹرز کی غیر متعلقہ بلاکس اور فوت شدہ افراد کی انتخابی فہرست میں موجودگی کے حوالے سے شکایات کو دور کرنے اور موجودہ انتخابی فہرست میں تمام اہل ووٹوں کے رجسٹر کرنے اور ووٹرز کو اپنے ووٹنگ کے کوائف کی درستی کا موقع دینے کے غرض سے الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2021 میں الیکشنز ایکٹ 2017 کی دفعہ 36 کے تحت ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی میعادی نظر ثانی یعنی پیریوڈیکل ریویژن شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اس مقصد کے لیے الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے لیے مندرجہ ذیل تعیناتیاں کیں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس ٹیبل پہ نظر آئے گا کہ یہ کتنی بڑی ایکسرسائز تھی. یعنی اگر آپ صوبہ بھر میں دیکھیں تو رجسٹریشن افسران کو تقریباً 142، اسسٹنٹ رجسٹریشن افسران 2000 پلس، سپروائزرز 18,000 پلس، تصدیق کنندگان یعنی ویریفائنگ آفیشلز 67,000 اور یہ کل 88,639. اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کتنی بڑی ایکسرسائز تھی. میعادی نظر ثانی کا عمل 8 اکتوبر 2021 سے پہلے 30 دن میں کی جانے والی انتظامی تیاریوں سے کیا گیا، جبکہ گھر گھر تصدیقی عمل 7 نومبر تا 31 دسمبر 2021 میں مکمل کیا گیا. ہم آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ بھی دیں گے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے دوران اس وقت نافذ العمل انتخابی فہرست کو ڈرافٹ انتخابی فہرست کے طور پر استعمال کیا گیا، جس میں 12 کروڑ 11 لاکھ ووٹرز موجود تھے. عوام الناس کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن نے 26 نومبر سے 31 دسمبر 2021 کے دوران SMS 8300 سروس کو بالکل مفت کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انتخابی فہرستوں میں اپنے یا اپنے اہل خانہ کے ناموں کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں
बआसानी आगाही हासिल कर सकें। इस दौरान 1 करोड़ 34 लाख अफराद ने इस मुफ्त सर्विस से फ़ायदा उठाया, जिससे वोटर्स की एक बड़ी तादाद का अपने नामों के इंतखाबी फहरिस्तों में मौजूदगी के बारे में दिलचस्पी लेना ज़ाहिर होता है। घर घर तस्दीकी अमल के दौरान तकरीबन 9 करोड़ 84 लाख वोटर्स की अपने मुस्तकिल या आर्जी पता पर तस्दीक हुई, जबकि तकरीबन 40 लाख अफराद की फौतगी की तस्दीक हुई। इस अमल के दौरान 1 करोड़ 59 लाख वोटर्स की तस्दीक न हो सकी। पहले मरहले के दौरान तस्दीक न होने वाले वोटर्स की उनके दुरुस्त इंतखाबी इलाकों में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 ta 18 मार्च 2022 इन गैर तस्दीक शुदा अफराद के नामों पर मुश्तमिल इजाफी इंतखाबी फहरिस्तों की घर घर तस्दीकी मुहिम का आगाज़ किया था सप्लीमेंट्री लिस्ट के थ्रू, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख अफराद की तस्दीक मज़ीद हुई। मज़कूरा बाला दोनों मराहिल में तकरीबन 9,50,000 अफराद के नामों की तस्दीक न हो सकी। इन अफराद के हक़ में रायदही को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कोरोना फंड में 2 अरब की मुबैना करप्शन, नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा सेहत से फंड की तफसीलात और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की कंपनीज को फ़ायदा दिया गया है। सरकारी अफसरान महकमा सेहत हुकाम के बयानात कलमबंद कराने का भी फैसला हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरबों रुपए का ठेका मनपसंद अफराद को देकर खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। कोरोना टेस्ट किट्स, अद्वियात, मशीनरी, आलात खरीदारी में बेकायदगियाँ पाई गई हैं। कोरोना फंड में 2 अरब की मुबैना करप्शन, नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए का ये बताना है कि महकमा सेहत से फ़ंड की तफसीलात और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की कंपनियों को फ़ायदा दिया गया। सरकारी अफसरान महकमा सेहत हुकाम के बयानात कलमबंद कराने का फ़ैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए का ठेका मनपसंद अफराद को देकर ख़जाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। कोरोना टेस्ट किट्स, अद्वियात, मशीनरी, आलात खरीदारी में बेकायदगियाँ की गई हैं। कोरोना फंड में 2 अरब की मुबैना करप्शन और नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा सेहत से फ़ंड की तफसीलात और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। ज़राए का ये बताना है कि गैर कानूनी तौर पर मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की कंपनियों को फ़ायदा दिया गया है। सरकारी अफसरान महकमा सेहत हुकाम के बयानात कलमबंद कराने का फ़ैसला किया गया है। अरबों रुपए का ठेका मनपसंद अफराद को देकर खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। कोरोना टेस्ट किट्स, अद्वियात, मशीनरी, आलात खरीदारी में बेकायदगियाँ की गई हैं। कोरोना फंड में 2 अरब की मुबैना करप्शन, नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा सेहत से फ़ंड की तफसीलात और रिकॉर्ड तहवील में लिया गया है। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की कंपनियों को फ़ायदा दिया गया है। सरकारी अफसरान महकमा सेहत हुकाम के बयानात कलमबंद कराने का फ़ैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अरबों रुपए का ठेका मनपसंद अफराद को देकर खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए, नैब की जानिब से कोरोना फंड में 2 अरब से ज़ायद की मुबैना करप्शन सामने आ रही है और नैब ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि ऑडिट रिपोर्ट है, महकमे से इसमें फंड की तफसीलात और रिकॉर्ड जो है वो तहवील में ले लिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुंतखब अरकान कौमी असम्बली की कंपनियों को फ़ायदा दिया गया है इस सिलसिले में, जबकि अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के बयानात का रिकॉर्ड करने का भी फैसला किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर जमील, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जापानी सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए फौरी कमेटी बनाते हुए 1 हफ्ते में मसाइल हल करने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी कंपनीज के वफ़द ने मुलाकात की और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम की गई। कमेटी तमाम मसाइल 1 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एक्सपोर्ट पर असेसिंग जोन्स को टैक्स फ्री किया जाए और इसके साथ साथ जापानी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि 4 साल तक ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। मामला सिर्फ अंगूठी और घड़ी तक महदूद नहीं, आवाम की जेबें हालिक होती रहीं।
लोग आटा, चीनी, बिजली, गैस को तरसते रहे। ये नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन इस्तीफे नहीं दिए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए, अपनी वेल्थ और इनकम में इजाफे के लिए किस तरह जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल किया गया। कार्टल्स और माफियाज़ की जेबें भरी गईं और आवाम की जेबें खाली की गईं। आवाम जो है वो रोटी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए तरसती रही। किस तरह मईशत एक तरफ तबाह होती रही, कारोबार तबाह होता रहा, रोज़गार तबाह होता रहा, और दूसरी तरफ इनकम भी बढ़ती रही, आमदन भी बढ़ती रही, अमीर भी होते रहे, वेल्थ भी बढ़ती रही, असासे भी बढ़ते रहे, कार्टल्स और माफिया की जेबें भी भरती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम गरीब होती रही। ये क्यों चाहते हैं इलेक्शन हो? अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आज इस्तीफे दें जाके पार्लियामेंट में। वो स्पीकर साहब बैठे हैं, इनके इंतज़ार में बैठे हैं, नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन नेशनल असेंबली से इस्तीफे नहीं देने। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पहले ही हुक्मरानों का 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है। अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं? शेख रशीद ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि कौम 2 माह का नहीं, शहबाज शरीफ से 30 साल का हिसाब मांग रही है। इलेक्शन कराओ और घर जाओ। शेख रशीद ने कहा कि साम्राज्यी ताकतें हमारी मईशत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। हर शख्स 19 जून से पहले अपना वोट चेक कर ले।